हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से होम साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर हाजिर हूँ। इस पार्ट में हम लोग 75 से 100 तक का क्वेश्चन किया जाएगा, जो 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, मेरे चैनल पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये इसका लास्ट पार्ट है 2023 के पेपर का। तो इसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा। और होम साइंस के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो CUET होम साइंस का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। आपका एडमिशन आपके मन चाहे कॉलेज में हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 75 प्रश्न करवाए थे। आइए 76 से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कथन अभिकथन से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन क्या है कि खून, दूध और अंडों के धब्बों को हटाने में गर्मी के प्रयोग से बचना चाहिए। तो और दूसरा कारण क्या कह रहा है कि जानवरों जैवी के दागों में प्रोटीन होता है जो कि गर्म करने पर चिपक जाता है। तो देखा जाए तो कथन अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। क्यों? क्योंकि जो दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सभी के दागों में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन दाग कहलाते हैं। इन्हें गर्म पानी से धोने में इनके जो दाग होते हैं ये ज़्यादा पक्के हो जाते हैं और सतह से फैब्रिक के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और इन्हें अगर हम ठंडे पानी से धुलेंगे तभी ये ज़्यादा अच्छे से साफ होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 77 प्रश्न भी कथन अभिकथन से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि पियाजे का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव को कम करके आंकता है। और कारण कह रहा है, अभिकथन का क्या कारण कह रहा है कि पियाजे बच्चों को एक अकेला वैज्ञानिक परिभाषित करते हैं जो हमेशा स्वयं ही यह जांचते हैं कि उनके सिद्धांत तत्वों में तालमेल खा रहे हैं या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पियाजे का जो सिद्धांत है, कथन अभिकथन, ये दोनों ही यहाँ पे सत्य हो जाएगा। कि जो जिन पियाजे थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को परिभाषित किया था। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को परिभाषित किसने किया था? तो जिम पियाजे। अब यहाँ पे इन्होंने जो इसका विकास है, यह इनका मानना था कि व्यक्ति के विकास में उनका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति जैसा बचपन जीता है उसके विकास में वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो कितनी अवस्थाएं बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछ लेता है अक्सर। कितनी अवस्थाएं बताइए? 3, 4, 5। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा क्या है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हमारा 77 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए उचित व्याख्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का मुख्य स्तंभ नहीं है? ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? मानव विकास का मुख्य स्तंभ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डिजिटल समावेशन। जो डिजिटल समावेशन है ये मानव विकास का मुख्य स्तंभ नहीं है। इसके अलावा जो समता होती है, सतत पोषणीयता होती है और सशक्तिकरण, ये सभी मानव विकास का मुख्य स्तंभ हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे इस बार ऐसा पूछ सकता है कि मानव विकास का मुख्य स्तंभ है, तो ये तीनों ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, और नहीं है तो डिजिटल समावेशन तो है ही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 79 प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एरिक्सन के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक विकास का एक चरण नहीं है? मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, पहला
पहल बनाम अपराध बोध या फिर अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एरिक्सन है इनका जो मनोवैज्ञानिक विकास का चरण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें भी 4 सही हो जाएगा कि ये जो एरिक्सन है इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और नाम भी दे सकता है कि एरिक्सन किससे संबंधित है, तो सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, इस तरह करके आपको दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एरिक्सन है इनका संबंध किससे है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत से है। ठीक, तो अब ये इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और जो कि 8 चरणों में विभाजित है। इनका जो सिद्धांत है ये 8 चरणों में विभाजित है। और जो कि पहला क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, फिर क्या है, स्वायत्त बनाम शर्म, फिर तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, चौथा क्या होता है, परिश्रम, जिसमें उद्यम बनाम हीन भावना, फिर पांचवा क्या होता है, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, फिर छठवां है आत्मीयता बनाम अलगाव, और सातवां है उत्पादकता बनाम स्थिरता, और आठवां होता है कि संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये 8 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए हैं और इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 80 है, ये ध्यान दीजिए, ये दे रहा है कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न है। तो इसको थोड़ा छोटा करें ताकि सारा ऑप्शन दिखे। हाँ, आइए देखिए प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायतों में मुख्य कार्य है जो निम्नलिखित में से सम्मिलित है। तो पंचायती राज, पंचायत से संबंधित आपका सिलेबस है, इसमें से प्रश्न आता ही है, जरूर से 1-2 प्रश्न आपको देगा, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। वीडियो हमारे चैनल पे है। तो देखिए, कानून और व्यवस्था, नागरिक कल्याण और विकास, इसमें से क्या क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या है, तो गाँव में कानून व्यवस्था बनाना तो है ही है, नागरिकों का भी ध्यान रखना है, फिर उनका कल्याण करना है और उनका विकास करना है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे A, B, C, D सब सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 81 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिजाइन का एक सिद्धांत है। तो डिजाइन का सिद्धांत कौन सा है, रेखाएं, रंग, प्रतिरूप या आवर्तिता या रिदम, क्या इसमें से सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आवर्तिता यानी रिदम जो है। इससे भी संबंधित हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि ये भी कथन अभिकथन से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि कथन पहला क्या है कि बजट आय के आवंटन में मदद कर सकता है किंतु यह अपर्याप्त आय को पर्याप्त नहीं कर सकता। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कथन तो सही है कि जितना आप अर्निंग करेंगे उसी हिसाब से बजट बनाएंगे। अब आप अर्निंग 10,000 कर रहे हैं और आप बजट 20,000 का नहीं बना सकते। 10,000 अर्निंग कर रहे हैं और 20,000 का बजट बना लें तो कहाँ से हो पाएगा। आय जितना होगा उसी हिसाब से बजट बनेगा। तो ये कथन तो सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि सीमित आय वाले परिवार सारी सुविधाओं का त्याग करते हैं जब तक कि उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती। तो ये बात भी सही है। अगर भाई जो 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसके पास अगर वो सोचता भी है कि वो एसी खरीद ले, कूलर खरीद ले, फ्रिज खरीद ले, तो भाई वो अपने खाने, पहनने और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देगा। अभी वो चीज़ें नहीं खरीदेगा, वो अपनी मूल आवश्यकताओं पे ध्यान देगा। रहने का घर हो जाए, खाना हो जाए, कपड़ा हो जाए। ठीक, तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 83 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, उस हिसाब से आप लोग कमेंट भी करके नहीं बताते कि आपको कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या नहीं। और लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं। वीडियो जिस हिसाब से व्यू होता है उतने बच्चे लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक किया करिए चैनल पे जो भी आप वीडियो देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारे चैनल को मोटिवेट करिए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। इसको भी देखते हैं। तो कह रहा है प्रश्न कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मीडिया नीति का उद्देश्य
NLM के प्रदायगी तंत्र को सुदृढ़ करना है। तो ये जो कथन कह रहा है ये तो सही कह रहा है, कथन एक सही है। अभिकथन कारण क्या है कि इसका उद्देश्य साक्षरता कार्यक्रम के संभाव्य लाभार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना है। तो देखा जाए तो ये भी सही है, साक्षरता मिशन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की उचित व्याख्या है। कथन अभिकथन से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, तो दोनों को आप ध्यान से पढ़िएगा और तभी ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 84 नंबर प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मानव ऊर्जा, तो मानव ऊर्जा जो है क्या है, समय योजना, समय के हिसाब से इसका प्रयोग करना। ऑप्शन ए का 1 समय का क्या हो जाएगा, तो पेपर और पेंसिल तकनीक। आइए इस प्रश्न को फिर से हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला जो है हमारा ए जो है मानव ऊर्जा, मानव ऊर्जा का क्या है हो जाएगा, देखिए संबंधित अवधारणाओं से इसका मैच करना है। तो मानव ऊर्जा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 से मैच होगा थकावट। समय का क्या होगा, समय का होगा समय योजना, समय को योजना के हिसाब से प्रयोग करना है, क्योंकि समय देखिए सबको एक हिसाब का ही मिलता है। 24 घंटे होते हैं, आपको कितने समय आराम करना है, कितने समय काम करना है। फिर कार्य सरलीकरण, किसी कार्य को आप कितने सरलतापूर्वक करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2 से मैच हो जाएगा कि पेपर और पेंसिल तकनीक। और फिर धन का क्या है, तो धन का ऑप्शन 4 सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 85 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न जरूर से आते हैं। भारत के जो 28 राज्य है और जो बड़े बड़े महानगर है वहाँ की फेमस कपड़ों के बारे में पूछ लेता है। तो पैठानी साड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं, ऐसे प्रश्न भी अक्सर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है। और यह महाराष्ट्र में अत्यधिक लोकप्रिय ब्रोकेट साड़ी है। ध्यान दीजिएगा, ब्रोकेट साड़ी है एक प्रकार का, इसको टेपेस्ट्री विधि द्वारा बुनाई की जाती है इसकी। इसके अलावा महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी, देखिए नौवारी साड़ी भी पूछ सकता है, तो महाराष्ट्र की ही है साड़ी भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसे मराठा साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है नौवारी साड़ी को और किस नाम से जाना जाता है तो पूछ ले, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मराठा साड़ी के नाम से। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा 86 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी लालन पालन की शैली है जो अधिकांश बच्चों के लिए अधिकांशतः सुयोग्य होती है। तो इनमें से कौन सी वो लालन पालन की शैली है जो अधिकांश बच्चों के लिए अधिकतम सुयोग्य होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, अधिकार लालन पालन। अधिकार लालन पालन के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो अधिकांश उनके लिए क्या होती है, ये लालन पालन विधि सुयोग्य होती है। नेक्स्ट आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक केंद्रीय संस्थान का गठन किया है जो कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के दिशा निर्देश को निर्धारित करेगा ताकि बच्चों के अधिकारों और उनकी कल्याण की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। वह संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। दत्तक यानी ध्यान दीजिएगा कि गोद लिया हुआ, जो पेरेंट्स बच्चों को गोद लेते हैं, तो जो बच्चे को अगर हम गोद लेंगे तो उनको हमें अपने बच्चों के समान ही पालन पोषण करना होगा। तो उसी के लिए ये कौन सी संस्था है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, CARA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, केंद्रीय दस्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। ठीक है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संस्था है और यह बच्चों को गोद लेने की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो ये भी पूछ सकता है किस संस्था के द्वारा, तो मैंने पूरा बता दिया, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
88 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न कह रहा है कि शैशव बुद्धि परीक्षण बाद में बौद्धिक प्रदर्शन का खराब संकेत है क्योंकि वह मुख्य रूप से नापता है। तो क्या मुख्य रूप से नापेगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि वस्तु प्रदर्शन, संवेदी और मोटर कौशल, भाषा विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, या फिर प्रारंभिक शैक्षणिक अनुभव जैसे कि डे केयर उपस्थिति का प्रभाव। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संवेदी और मोटर कौशल। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 89 प्रश्न क्या कह रहा है? ये भी हमारा व्यवस्थित क्रम में करना है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि शिशुओं में जिन मुख्य चरणों में भाषा का विकास होता है उनको सही क्रम में व्यवस्थित करनी है। बच्चों में भाषा का विकास किस क्रम में होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया है किलकना, तुतलाना, वाक्यों को बोलना, वाक्यात्मक शब्द, तार्किक भाषा। तो आप अपने सामने बच्चों को अगर बढ़ते हुए देखेंगे तो ध्यान दिए होंगे, लेकिन इसको आइए मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा वो सबसे पहले किलकना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर बी तुतलाना हो जाएगा। फिर क्या करेगा? यहाँ पे डी वाक्यात्मक शब्द बोलना शुरू करेगा, 3 हो जाएगा। और फिर अंत में जब वो शब्द बोलना सीख जाएगा फिर तार्किक भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि पहले वो शब्दों को पकड़ते हैं और फिर उनके वाक्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ए बी डी और ई, तो यहाँ पे ए बी डी ई ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर से शुरू करते हुए आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ध्यान दीजिए, जो भारत में ग्राम पंचायत है वो त्रिस्तरीय मॉडल पे आधारित है। तो अब इसमें कह रहा है कि जो भारत में ग्राम पंचायत है उसको उनके आधार पे आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम सभा आएगी 1, फिर ग्राम पंचायत आएगी 2, फिर ब्लॉक पंचायत आएगी 3 और फिर लास्ट में जिला परिषद आएगा 4। तो ए डी बी सी ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 91 प्रश्न नंबर। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा व्यय के घटकों को पहचानें। तो ऊर्जा व्यय के घटक क्या क्या हैं? शरीर संरचना, आधारी और आराम करने वाली ऊर्जा व्यय, भोजन का ऊष्मा प्रभाव, गतिविधि, थर्मोजेनेसिस या फिर पोषण की स्थिति। तो इनको हमें लाइन से सीक्वेंस से लगाना है। तो ये हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आधारी और आराम करने वाली ऊर्जा व्यय होगी, तो ये 1 हो जाएगा। फिर भोजन का ऊष्मा प्रभाव होगा, 2 हो जाएगा उसका। और फिर आपका पोषण की स्थिति होगी। ध्यान दीजिएगा, बी सी डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? जब हम ऊर्जा भोजन को ग्रहण करते हैं तो शरीर में ऊर्जा व्यय के घटकों को पहचानना है। तो यहाँ पे हमारा बी सी डी हो जाएगा। सबसे पहले आधारी और आराम करने वाली ऊर्जा व्यय होगी, फिर क्या होगा? भोजन का ऊष्मा प्रभाव, और फिर लास्ट में गतिविधि थर्मोजेनिस। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह भारत में प्रयोग नहीं होता है? FPO, ITI, हॉलमार्क, ISO। तो ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित जो है वीडियो मैंने
अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। पूरा जो जितने भी मानकी प्रमाण चिन्ह हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए गए हैं विभिन्न उत्पादों पे, उपकरणों पे, उनसे संबंधित मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ, पिक्चर भी दिखा के, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ITI ऐसा कोई प्रमाणन नहीं है, चिन्ह प्रमाणन भारत सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि ये भी क्रम में लगाने वाला प्रश्न है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पोषण देखभाल की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों को उनके सही क्रम में लगाएं। तो पोषण जो देखभाल की प्रक्रिया है उनको सही क्रम में लगाना है। तो ध्यान दीजिए, पोषण देखभाल की योजना, फिर समस्याओं की पहचान, पोषण स्तर का आकलन, पोषण देखभाल का मूल्यांकन, और फिर कह रहा है पोषण देखभाल को कार्यान्वित करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पोषण स्तर का आकलन करते हैं, ये हो जाएगा C फर्स्ट। फिर समस्या आकलन करने के बाद उसमें जो समस्याएं आएंगी उनकी पहचान करना होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर B 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पोषण देखभाल की समस्याओं की पहचान कर लेंगे, तो आप उसकी देखभाल की योजना बनाएंगे, तो A हो जाएगा 3। फिर हम देखभाल की योजना बना लेंगे, तो अब उसको कार्यान्वित करेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो D 5 हो जाएगा। यानी CBAED यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 94 प्रश्न क्या कह रहा है कि कच्चे धागों के संरेखण की दिशा जो कि किसी कपड़े में गोटा के समानांतर दौड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, दाना यानी ग्रेन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सूची फर्स्ट का सूची 2 से मैच करना है, तो आइए मैच करते हैं। 95 नंबर प्रश्न है हमारा सूची फर्स्ट का सूची 2। तो यहाँ पे बुनाई है, तो बुनाई से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि ट्विल बुनाई का हो जाएगा बुनावट किसमें, तो जीन्स। पाइल बुनावट जो होती है वो किसमें है, तो फ्लक्स। जैक्ड बुनावट ये हमारा हो जाएगा दमस्क। और लेनो बुनावट ये किसमें होगा, तो ये मॉर्क्विट सेट में। ठीक है, तो इनके हिसाब से हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जा रहा है। A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को औसतन कितना लौह यानी आयरन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जा रहा है। 32 मिलीग्राम प्रतिदिन एक गर्भवती महिला को औसतन आयरन की ज़रूरत होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि ये भी क्रम संयोजित करना है। 97 नंबर प्रश्न है कि विकास निगरानी में उपयुक्त कदमों को सही क्रम में संयोजित करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि वक्र की दिशा की विवेचना करना और यह पहचानना कि बच्चा सही तरीके से वृद्धि कर रहा है या नहीं। फिर है बच्चे के सही वजन का निर्धारण करना, बच्चे की सही आयु का पता लगाना, और फिर D कह रहा है कि ग्रोथ चार्ट पर वजन का उम्र के विपरीत सटीक अंकन। तो क्या करना है, सही क्रम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हमें बच्चे की सही आयु का पता लगाना चाहिए, ये 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर बच्चे की सही वजन का निर्धारण करेंगे, ये। फिर ग्रोथ चार्ट पर वजन का उम्र के विपरीत सटीक अंकन करेंगे, ये 3 हो जाएगा।
और फिर लास्ट में ये ए जो है ये हो जाएगा 4 कि वृद्धि वक्र की दिशा की विवेचना करना और यह पहचानना कि बच्चा सही तरीके से वृद्धि कर रहा है या नहीं। तो हमारा CBDA हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 98 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि पाइरूवेट ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, यह निम्नलिखित में से किस उत्पाद के बदलने के बाद साइट्रिक चक्र में प्रवेश करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही हो जाएगा, एसिटिक टाइल COA। ठीक है, तो इसको भी आप नोट्स बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा 99 प्रश्न कह रहा है कि इमाइलोलोज और इमाइलोपेक्टिन के अंतर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेखांकित करता है? तो इसमें इमाइलोज के केवल ग्लूकोज का अवशेष होता है, जबकि इमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज और फल शर्करा फ्रैक्टोज होता है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि इमाइलोपेक्टिन एक शाखित अणु है, जबकि इमाइलोज रेखाकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि मुख्य अंतर पूछ रहा है, अंतर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेखांकित करना है। तो देखेंगे यहाँ पे यही जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका यही जो है अंतर को परिभाषित कर रहा है कि इमाइलोपेक्टिन जो होता है एक शाखित अणु है, और जबकि इमाइलोज जो है यह रेखाकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा लास्ट और 100 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संगठन मुख्य रूप से महिलाओं के विकास में सहायक रूप से नहीं जुड़ी है? NCW, NWP, UN वीमेन या फिर CSWB। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो है महिलाओं के विकास में सहायक रूप से नहीं जुड़ी है। और ये जो NCW है, ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये महिलाओं के लिए काम करती है। फिर जो दूसरा ऑप्शन है NWP जो है नेशनल वुमेन पार्लियामेंट, राष्ट्रीय महिला संसद, ये भी महिलाओं के विकास में सहायक है। फिर है UN वीमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला, ये भी महिलाओं के विकास में वर्क करती है। और जो CSWB है, जो लास्ट हमारा 4th ऑप्शन है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो ये सामाजिक विकास और समाज के लोगों के प्रति कार्य करती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि ये महिलाओं के विकास में सहायक रूप से, मुख्य रूप से बस महिलाओं के लिए कार्य नहीं करती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और हम अगले वीडियो भी नेक्स्ट जो हमारे वीडियो होंगे हम जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू एवरीवन।